स्टडी 99 ग्रुप। बच्चों लास्ट क्लास में जो हमने देखा था नंबर सिस्टम चैप्टर 1, इसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें भी देखी थी और एक्सरसाइज 1.1 भी किया था। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था नंबर सिस्टम में, हमने देखा था नेचुरल नंबर्स जो क्या होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे इन्फिनाइट तक चलते जाते हैं। उसके बाद हमने देखा था होल नंबर जो कि हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स हमने पढ़े थे, इंटीजर्स में आपको पता है आपके प्लस वाले और माइनस वाले दोनों नंबर्स होते हैं उसके अंदर। उसके बाद हमने देखा था रैशनल नंबर, ठीक है। अब जब हमने रैशनल नंबर्स देखे थे तो उन्हीं रैशनल नंबर का मैं एक अलग चीज़ करवाती, थोड़ा सा अलग है इसमें। रैशनल नंबर को इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा और डीपली देखेंगे कि रैशनल नंबर एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो इसमें रैशनल नंबर्स हम देखेंगे। देखिए जैसे कि मानिए मेरे पास कोई नंबर है, मुझे उसको डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने 7 को 2 से डिवाइड करना है। मुझे पता है 2 3 जा 6 होता है, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो हमारा वही प्रोसेस आपको डेसिमल वाला आता होगा, पॉइंट्स जिसको बोलते हैं हम। यहाँ पर हम एक पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट का यहाँ पर 0 लेते हैं। अब हमें पता है 2 5 जा 10 होता है। जब इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, 0 आया, ठीक है। तो हमारा इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब ये है कि अब जब आप 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है 3.5, ठीक है। अब बोलोगे रैशनल नंबर, हाँ ये रैशनल नंबर है ना, क्योंकि रैशनल नंबर की जो मतलब उसको पहचानने का तरीका ये था कि जो p/q की फॉर्म में हो बट नॉट इक्वल टू 0, लेकिन वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से देखो, समझते हैं इसको और डीपली समझ में आएगा। तो ये देखिए क्या, नहीं पहले इसी को देखते हैं। जैसे हमने 2 को मतलब 7 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया 3.5, यानी कि 7 को 2 से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है 3.5, यानी कि एक पॉइंट के बाद आगे कोई टर्म नहीं आई। और उसका जो रिमाइंडर है, ये तो पता है ना आपको, रिमाइंडर होता है जो लास्ट में कुछ नहीं बचता, तो जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। इसका मतलब 3.5 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, ठीक है। तो जब इस तरीके से ये आ जाता है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग को हिंदी में बोलते हैं शांत। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत। शांत से आपको पता चल रहा है। वैसे शांत का मीनिंग क्या होता है, जैसे चुप रहना, ठीक है, मतलब शांति एक तरीके से। वैसे यहाँ पर टर्मिनेटिंग का मैथमेटिक्स में क्या मीनिंग है, टर्मिनेटिंग शांत हो गया, यानी कि 0.5, इसके बाद कुछ भी नहीं आगे जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो आगे नहीं जाएगा, इसी को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे कि इसमें हमने क्या करा, 10 को 3 से डिवाइड करते हैं। हमें पता है 3 3 जा कितना होता है 9 होता है। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 1, ठीक है। सेम प्रोसेस वैसे ही हमने किया था, पॉइंट लेकर यहाँ पे 0 लेंगे, फिर कितना आया 3 3 जा 9, माइनस करेंगे फिर 1। अब देखो हम ऑलरेडी पॉइंट ले रखा तो 0 हम इसमें अपने आप ही लगा सकते हैं। इस बार हमें पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो तो फिर अलग ही मतलब वेव आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट तो नहीं ले सकते बार बार। तो एक बार पॉइंट लेने के बाद हम 0 ले सकते हैं। तो फिर से वही 3 3 जा 9, ऐसे ही 1 आ जाएगा। फिर एक बार पॉइंट ले लेंगे तो 3 3 जा 9। मतलब ये क्या है कि आप इसको कितनी बार भी डिवाइड कर लो, लास्ट में आपके पास जो रिमाइंडर आएगा, इसका जो रिमाइंडर होगा वो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये 3.333, मतलब ये 3 कितनी बार आएगा, आप जितने टाइम बार इसको कर सकते हैं, लास्ट में आपका क्या है रिमाइंडर 1 बचेगा और ऊपर आप 0 लोगे, फिर 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा वही 9, मतलब 3 3 जा 9, और लास्ट में आपके पास रिमाइंडर तब भी 1 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि 3.3333 ये कितने टाइम्स आएगा, कई बार आ सकता है, ठीक है। तो दैट्स मीन कि जब आप 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 3.33333। ये आपका कितनी बार हो सकता है हमें नहीं पता, क्योंकि ये आगे तक ही डिवाइड होता रहेगा। तो इस कंडीशन में इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल,
क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत। अशांत मतलब जो शांत नहीं रहता, एक पॉइंट के बाद, मतलब एक पॉइंट के बाद भी आगे बढ़ रहा है क्योंकि उसका रिमाइंडर 1 आ रहा है। यहाँ पे शांत हो गया था टर्मिनेटिंग, क्योंकि 0 आ गया था रिमाइंडर, तो आगे नहीं होगा। और ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल इसलिए बोला इसको क्योंकि देखो बार बार 333 हमारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं। देखो, ये तो हमने सेम ऐसे लिख दिया क्योंकि इसके बाद कोई और नंबर नहीं है, लेकिन इसको लिखने का एक तरीका है। जैसे ये 3.33333 कितने टाइम से हमें नहीं पता, कई बार भी हो सकता है, तो इसको दूसरा तरीका है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.3 का बार। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये जो है इसको हम बोलते हैं बार। ये जो साइन है, इस साइन को हम बोलते हैं बार। ठीक है, ये वाला साइन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बार। इस बार का मीनिंग क्या होता है? इस बार का मीनिंग ये होता है, ये वाला, इसका मीनिंग ये होता है कि ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। देखो इसका फॉर्म, जैसे 3 आ गया, पॉइंट का पॉइंट, फिर 3 बार, यानी कि ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको हम थोड़ा अच्छे से देखते हैं कैसे। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पर कोई नंबर लिया, मान लो कोई भी ले लिया, मैंने लिया 4.7 बार। 4.7 बार, इस 4.7 बार को आप आगे देखो कैसे लिख सकते हैं। 4.7 बार का मतलब क्या है, मैंने बताया था कि यानी कि ये 7 ऐसे करके रिपीट हो रहा है। कितनी बार हो रहा है ये नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पर बार लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद जैसे कोई और नंबर ले लो, मैंने यहाँ पे लिखा 2.32 बार, यानी कि ये दोनों पर इस बार बार है हमारा, तो 2.32 बार का मतलब क्या है, ये 2 पॉइंट तो सेम रहेगा। 32 32 32 32, ये कितनी बार है ये भी हमें नहीं पता, हमने इसमें बार का यूज़ किया था। ठीक है, तीसरा देखो इसका क्या हो सकता है कि मैंने मान लो यहाँ पे लिखा 0 पॉइंट कोई भी नंबर लिख दिया, इसलिए क्या 447 बार। ठीक है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना, 0.4, ये पूरा 47 रिपीट नहीं होगा इसकी तरह, क्योंकि जिसके ऊपर बार होगा ना सिर्फ आपको वही देखना है। ये 4 आ गया, ठीक है, ये 4 आ गया तो हमने एक बार 4 लिखा, उसके बाद क्या रिपीट हो रहा है, 7, यानी कि ये ऐसे करके आएगा, ये आगे रिपीट होता चला जाएगा। कितनी बार हो रहा है वो हमने देख लिया। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, 4 पर बार नहीं है इसलिए 4 एक बार लिखेंगे, 7 पे बार है इसलिए वो आगे रिपीट होता गया। ठीक है, उसके बाद एक और है, इसमें थोड़ा अलग है ये, जैसे मैंने लिखा 1.4 बार 7। ठीक है, 4 बार 7, इसका क्या मीनिंग है वो देखो। सबसे पहले इसका मीनिंग ये है, देखो मैंने 1 पॉइंट तो लिख दिया, अब जैसे इसका मतलब क्या होता है, बार ये 4 4 4 4 4 ऐसे चलता जाएगा, यानी कि यही नंबर रिपीट हो रहा है। तो क्या 7 का कोई लेना देना है इससे? नहीं है, क्योंकि तो ये क्या होगा, एक तरीके से इसको हम बोल सकते हैं कि ये नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड मीन पता है ना, कि आगे डिफाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर तुमने ऊपर से देखा हो 4.7 बार, 4.7 बार यानी कि 4.7 रिपीट हो रहा है बार की वजह से। ये देखो 7 7 7 ऐसी इन दोनों पर था, 3 और 2 पे, तो हमने 2 पॉइंट के बाद 3 को ही आगे मतलब रिपीट किया है। इसमें क्या था, 4 तो हमने सेम लिख लिया, लेकिन ये क्या है 7 बार, तो ये लास्ट में रिपीट हो रहा है तो हमने लिखा। लेकिन जब ऑलरेडी एक नंबर पहले से ही रिपीट हो रहा है तो ये 7 कब आएगा हमें नहीं पता, क्योंकि हम जो लिखते हैं वो ये रिपीट हो रहा है ना, आगे कब तक आएगा, आएगा ही नहीं, वो तो 7 यहाँ पर आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये 4 4 और 4 ही रिपीट हो रहा है, आगे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस पूरे मतलब इसको हमने देखा यहाँ पर कि कैसे बार लगाते हैं। फर्स्ट जैसे कि हमारा था टर्मिनेटिंग, सेकंड हमारा था नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो इस पूरे का जो कंक्लूज़न हमारे पास निकल कर आया है वो ये है कि जो हमारा रैशनल नंबर्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग
और रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, हमने ये सब देखा तो हमें क्या पता चला कि जो रैशनल नंबर है इसके भी दो तरीके के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनल और टर्मिनेटिंग एक ही बात है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो क्या आप बोल सकते हो कि जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे रैशनल नंबर्स होते हैं? हाँ, होते हैं। ठीक है, और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या सारे रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग होते हैं? तब हम बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ये रैशनल नंबर है, ये टर्मिनेटिंग तो हो गया लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है हमारा। ठीक है, उसके बाद तो स्टार्ट हो गया। अभी हमने तो देख लिया कि रैशनल हमारे दो तरीके के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे इरैशनल नंबर्स। क्या देखेंगे? इरैशनल नंबर्स। ठीक है, इरैशनल नंबर क्या होते हैं? देखो इरैशनल नंबर होते क्या हैं इसको हम थोड़ा और देखेंगे डीपली से। वैसे हमें पता है इरैशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन वो किस तरीके से होंगे वो भी आगे देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो है वो है नेदर टर्मिनेटिंग और नॉर रिपीटिंग। ठीक है, नेदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ना तो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए और ना ही रिपीटिंग होना चाहिए। अब ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग कहाँ आया था? हमने देखा था रैशनल नंबर हमारे दो तरीके के होते हैं, बताया था, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो ये वही बोल रहा है कि इसमें टर्मिनेटिंग भी नहीं होना चाहिए और ना ही वो रिपीटिंग होना चाहिए। तो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नहीं होगा, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से इसको देखेंगे। जैसे कि देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने क्या लिखा 1.01 001 001 0001 00001 फिर 00001। देखो यहाँ पर क्या है, पहला उसने क्या कंडीशन क्या थी कि नेदर टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि एक पॉइंट के बाद कोई नंबर आए या दो नंबर आए जिसमें पूरी तरीके से वो डिवाइड हो जाए, यानी कि रिमाइंडर जो हो वो 0 आएगा, तभी हमारा वो टर्मिनेटिंग होगा। तो देखो क्या पहले वाले में पॉइंट के बाद कोई मतलब रिमाइंडर 0 नहीं बचा, क्या कोई नंबर है? देखो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है और नॉट रिपीटिंग, और ना ही ये रिपीटिंग हो रहा है। देखो क्यों नहीं रिपीटिंग हो रहा? पहले 1 0 था, फिर 1 आया, 2 0 1 3 0 1 4 0 1 5 0 1। अब ये मत पूछना कि एक तो रिपीट हो रहा है, वो एक रिपीट नहीं हो रहा बच्चों, क्योंकि देखो 0 के बाद 1 है, यहाँ पे 2 0 के बाद 1 है और ये 3 0 के बाद 1 है, ये 4 0 के बाद 1 है। तो ना तो ये टर्मिनेटिंग हो रहा है और ना ही रिपीटिंग हो रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 2.02 002, फिर 3 बार 0 फिर 2 लिखा, 4 बार 0 फिर 2 लिखा, 3 बार ही हो गया ये, 4 बार 0 2 लिखा। ऐसे ऐसे करते हुए ये भी हमारा क्या है, ना तो टर्मिनेटिंग हो रहा है और ना ही रिपीटिंग हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये मत सोचना कि मतलब सेम ऐसे एग्जांपल लेना 02 या 002, नहीं, कोई भी नंबर ले सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 3 पॉइंट, मैंने लिख दिया 1 2 1 1 2 1 1 1 फिर 2, फिर 4 बार 1 ले लिया, फिर 2 लिख दिया, 5 बार 1 ले लिया, फिर 2 लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि हम इससे पहले भी नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें तो देखो इससे पहले मैंने मान लिख लिया 47 पॉइंट, यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेते हैं हम, जैसे कि 010 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, फिर उसके बाद हम और कोई नंबर लिख सकते हैं 1001, फिर 3 बार 0, ये ऐसे करके भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हमारा मेन मतलब कहाँ से होता है? पॉइंट के बाद का। ठीक है, तो पॉइंट के बाद ही हमें पता चलता है कि वो रैशनल नंबर है या नहीं है, मतलब टर्मिनेटिंग फॉर्म में आ रहा है या रिपीटिंग फॉर्म में आ रहा है, वो इससे हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला वाला इरैशनल नंबर को पता करने का कि
ना तो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए और ना ही रिपीटिंग होना चाहिए। उसके बाद हमारा सेकंड जो है इसमें वो है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोल रहे हैं? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। देखो परफेक्ट स्क्वायर से क्या मतलब, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा जैसे कि रूट फोर का स्क्वायर क्या है? 2, पता है हमें। 9 का कितना है? 3 है। मैंने लिखा यहाँ पे जैसे कि 16 का हमें पता है कितना है? 4। ठीक है, तो यानी कि इसका क्या है? परफेक्ट स्क्वायर रूट है। क्या है इसका? परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक है, जैसे रूट 4 का है 2, रूट 9 का है 3 और रूट 16 का है 4। ठीक है, तो ये ठीक है, वैसे ही हमारा रूट 16 का क्या है? 4 है। हमें पता है इसका एग्जैक्टली रूट ये है। परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं जिसको। ठीक है, ऐसे आगे और भी करोगे तो उसका भी स्क्वायर आ जाएगा। रूट 81 का 9 होता है, बहुत से होता है जो, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आपका एक तरीके से एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर हमने निकाला, लेकिन इरेशनल की कंडीशन क्या करनी है हमें पूरी? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो देखा जाए तो एग्जांपल जैसे कि मैंने लिया रूट 5। क्या हमें पता है कि रूट 5 का स्क्वायर क्या है? मतलब किसका स्क्वायर रूट है? नहीं पता। जैसे 4 का हमें पता है कि 2 है, लेकिन हमें रूट 5 का नहीं पता। ठीक है, और क्या ले सकते हैं एग्जांपल? रूट 15 हो गया, रूट 18। ठीक है, 18 हो गया। और क्या ले सकते हैं? रूट 6 हो गया। ठीक है, तो मतलब जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो वो हमारा इसमें आएगा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, ये इसकी दूसरी कंडीशन है। फिर उसके बाद उसने बोला तीसरा, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। देखो ऊपर जो बात करी थी उसने स्क्वायर की बात की थी, यहाँ पर वो किसकी बात कर रहा है? क्यूब की। क्यूब क्या होता है? ठीक है, क्यूब का मतलब होता है जैसे मान लो मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी कि जो ये 8 है वो इसका स्क्वायर, वो इसका क्यूब है। ठीक है, यानी कि 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। जैसे ये स्क्वायर रूट निकाला हमने यहाँ पर 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ये ऐसे। वैसे ये 3 टाइम्स किया हमने यहाँ पर, तो 2 का क्यूब बराबर में कितना आएगा? 8। और बताओ और किसका हो सकता है? जैसे कि मान लो 3 का क्यूब कितना होगा? 27। ठीक है, तो ऐसे ही करके जो इसने कंडीशन ये बोली है कि नॉट अ परफेक्ट क्यूब, वो परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो सकता है इसका? परफेक्ट क्यूब जिसका ना हो। तो परफेक्ट क्यूब के लिए हम क्या लिख सकते हैं? एक तो रूट 5 किसी का भी नहीं है। क्या रूट 6 है? ये भी नहीं है। रूट 7 भी नहीं है। लेकिन क्या रूट 8 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि रूट 8 का परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट क्यूब है, और वो क्या है हमारा? 2। ठीक है, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे हम, ये 2 इसका क्यूब है। ठीक है, तो 8 नहीं आएगा। 9 होगा क्या? देखो अब मैंने क्या बोला? क्या 9 होगा? रूट 9। तो मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि इसका ये 3 है, लेकिन कौन सी फॉर्म में? ये स्क्वायर है, इसका क्या है? स्क्वायर है। और जब वो स्क्वायर वाली कंडीशन आ जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा, और स्क्वायर वाली कंडीशन जो होती है वो हमारा रैशनल नंबर में चाहिए होता है, तो वो रैशनल नंबर हमारे रैशनल नंबर में नहीं आएगा। तो रूट 8 भी नहीं आएगा इसमें, 9 भी नहीं आएगा, रूट 10 आएगा। ठीक है, ऐसे ही करके हमारा ये भी इसमें आ जाएगा। तो इरेशनल नंबर की फिर से समझते हैं क्या होगा। फर्स्ट है नेदर टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेटिंग भी नहीं होना चाहिए और रिपीटिंग भी नहीं होना चाहिए। जैसे 1.01, 0.001, फिर 3 बार 0, फिर 1, मतलब ये ना तो रिपीट हो रहा है ना ही आगे टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम भी कर लेंगे। उसके बाद इसकी फोर्थ बात है पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो पाई है वो क्या है? एक इरेशनल नंबर है। अब ये इरेशनल नंबर क्यों है, इसको हम जब आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे ना, शायद 1.4 या 5 में है कुछ, मतलब पाई को डिफाइन करने के लिए बोला है, तो हम लेंगे। ठीक है, और जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 22/4।
7, ठीक है। और जब आप इसको पॉइंट में लिखेंगे तो एक पाई की वैल्यू होती है 3.14, मतलब इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास ये आता है। तो इसकी दो वैल्यू, तो नहीं वैल्यू एक ही होती है, लेकिन मतलब डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आ जाएगी और नहीं करोगे तो ये फ्रैक्शन में रह जाएगी एक तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक पाई एक इरेशनल नंबर है। ये क्यों इरेशनल नंबर है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी, अच्छी तरीके से पूरा एक्सप्लेन के साथ बताऊँगी, ओके। आइए बच्चों, अब हम नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, मतलब मैंने शॉर्ट में लिखा है थोड़ा। वो ये बोलना चाह रहा है कि आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, ठीक है। उस स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कि कौन सी इसमें से ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, कौन सी सही है कौन सी गलत है, विद योर जस्ट आंसर के साथ, मतलब आपको उसका आंसर प्रॉपरली देना है, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं हमारी क्या स्टेटमेंट है। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जितने भी मतलब हर एक इरेशनल नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन रियल नंबर्स होते क्या है वो भी तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं वो अभी हमने देखो पीछे जितना भी पढ़ा कि जितने भी आपके रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, उन्हीं को हम रियल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं और जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं वो भी रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन क्या जितने भी, चलो उसको हम बाद में देखेंगे, लास्ट स्टेटमेंट है इसकी। तो हमें यहाँ पे ये पता चला कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर, और जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो भी होते हैं रियल नंबर्स। तो यहाँ पे क्या बोला है इसने, यही तो पूछा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। हाँ, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्रू। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यस, ठीक है, ट्रू लिखेंगे कि, और आप बोलेंगे कि हाँ जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। अब आइए सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन की बात कर रहा है। चलो ठीक है, एक नंबर लाइन बना लेते हैं हम पहले अपनी, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन लिया, ये रहा हमारा नंबर लाइन, ठीक है। अब आपको तो इतना पता ही होगा ना कि नंबर लाइन क्या होती है, ठीक है। तो नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म रूट एम। अब ये रूट एम, एम मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन अंडर रूट की बात कर रहा है वो, वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। देखो बोल दिया उसने, जिसमें एम क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। और नेचुरल नंबर्स तो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी पहले ही कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं क्या होता है नेचुरल नंबर, जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो हाँ, इसको हम नंबर लाइन लिखते हैं। इसने ये बोला है वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर, और ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 0। हमें पता है यहाँ के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और यहाँ के सारे नेगेटिव, -1 -2 -3 -4। यहाँ पे उसने हमें रूट में वैल्यू बोला है, ठीक है, तो हम रूट में ही ले लेंगे। तो 0 √1 √2 √3 √4, ऐसे करते हुए आगे भी चलता जाएगा, ठीक है। तो देखो अब दोबारा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, क्या बोला है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, मतलब इस नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट इज़ ऑफ द फॉर्म रूट एम। सारे के सारे किस में होते हैं, रूट में होते हैं, ठीक है। एम यहाँ पर क्या है, एक नेचुरल नंबर। तो हम बोलेंगे इसका जो आंसर होगा एक तरीके से वो पहले हम देखेंगे कि हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों होगा वो भी बता रही हूँ, क्योंकि फॉल्स इसलिए होगा क्योंकि इसमें सारे नंबर रूट में नहीं है। सारे नंबर किस में नहीं है, रूट में नहीं है। देखो इस साइड नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो उसको हम रूट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा फॉल्स, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे बिकॉज नेगेटिव नंबर्स कांट इन द फॉर्म रूट एम, ठीक है। कि यहाँ पे क्या बोला है, फॉल्स है, और इसका रीज़न ये दिया हुआ है कि जो नेगेटिव नंबर्स हैं उसको हम रूट में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी ये थी। अब आती है थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट देखो क्या कहता है कि
एवरी रियल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, क्या बोला है इसने कि जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर। अभी हमने इसके फर्स्ट स्टेटमेंट में देखा था कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला है रैशनल नंबर और दूसरा है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, हमें ये पता है कि जितने भी रैशनल होते हैं वो सारे रियल होते हैं और जितने भी इर्रेशनल होते हैं वो सारे भी क्या होते हैं, रियल होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या सारे रियल नंबर इर्रेशनल होते हैं, तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि साथ में रैशनल भी हैं। लेकिन क्या सारे रैशनल नंबर रियल होते हैं, तो हम बोलेंगे ये भी नहीं है, क्योंकि उसमें इर्रेशनल भी होते हैं। ठीक है, तो इसका डाउट तुम्हें यहीं ख़त्म हो गया होगा। तो मतलब इसका आंसर भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, चलो एक बार हम तीनों स्टेटमेंट को फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, तो बोलेंगे ट्रू। हाँ, क्योंकि जितने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को जब मिला दिया जाए तो वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। सेकंड बोल रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर, यानी कि एक नंबर लाइन है और एक नंबर लाइन पे सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं वो रूट के फॉर्म में होते हैं, तो हम बोलेंगे नहीं, फॉल्स है। बिकॉज नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, थर्ड है एवरी रियल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, पहले ही बता चुके हैं आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर नहीं होते, क्योंकि उसके साथ साथ इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल। ये बोल रहा है कि जितने भी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं, लेकिन किसके साथ, स्क्वायर रूट के। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि इंटीजर्स, तो मैंने आपको जैसे लास्ट क्लास में भी बताया था, मतलब हमारी जो फर्स्ट क्लास थी उसमें आपको बताया था मैंने कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन इसने कौन से पूछे हमसे, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो हम पॉजिटिव इंटीजर्स बताते हैं कौन कौन से होते हैं हमारे इसके अंदर। 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ऐसे ही कंटिन्यूस चलते जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इफ़ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन में देखो सबसे पहले उसने पूछा है कि क्या स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उसके उन सबके स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं। ठीक है, इफ़ नॉट, अगर नहीं, तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो एक ऐसा एग्जांपल बताइए जिसका स्क्वायर रूट, ठीक है, क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं, पहले हमने क्या देखा, पॉजिटिव इंटीजर्स हमने यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, उसने बोला था स्क्वायर रूट, सबका अगर स्क्वायर रूट लगाएंगे हम तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो क्या इसमें मैं बोल सकती हूँ कि सारे के सारे मतलब इरेशनल ही हैं। ठीक है, तो इसमें से कुछ रैशनल भी ये तो है। देखिए, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट हटाऊँ तो रूट ज़ीरो का क्या वैल्यू होगी, ज़ीरो। रूट वन का हमें पता है 1 ही होता है। ठीक है, हाँ, रूट टू जो है वो हमारा एक इरेशनल नंबर है, तो जो रूट टू है वो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। रूट थ्री भी हमारा इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर बात करें रूट फोर की, तो ये एक इरेशनल नंबर नहीं, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि हमें पता है रूट फोर का स्क्वायर रूट फोर का क्या होता है, 2 होता है। 5 भी हमारा रैशनल आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके कुछ हैं जो इसमें हमारे रैशनल नंबर हैं और कुछ हैं जो वो रैशनल नहीं है। ठीक है, तो हमने जैसे कि पहले भी देखा पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में हमने इसमें देखा। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स भी बता दिए। उसके बाद उसने बात करी थी स्क्वायर रूट की, तो स्क्वायर रूट देखा, तो इसमें से कुछ इरेशनल भी निकले, कुछ रैशनल भी निकले। ठीक है, इरेशनल और रैशनल नंबर मैं आपको पहले ही फर्स्ट क्लास में ही बता चुकी हूँ कि क्या होते हैं, तो आप अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो उस वाली वीडियो में जाके आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में इसने बोला था कि हमें कोई एग्जाम्पल बताइए इसी का स्क्वायर रूट का जो रैशनल नंबर हो, तो इसी तरीके से हम इसका एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो रूट फोर है,
ठीक है। तो √4 का हमारा क्या होता है, 2 होता है। तो ये क्या है, एक हमारा रैशनल नंबर, ठीक है। जो √2 का √2 है हमारा, वो √4 है हमारा, तो उसका आंसर है 2 और हमारा रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखते हैं। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन हम सबको पता है क्या होती है, एक लाइन जो इसमें नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है। उसमें नंबर्स हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि आपको नंबर लाइन पे √5 को शो करना है, ठीक है। अब √5 को शो कैसे करें, देखो नंबर लाइन तो सबको पता ही होगा ना आपको कि क्या होती है। जैसे कि ये रही नंबर लाइन हमारी, 0 1 2 3 4 ऐसे करते चलती जाती है। यहाँ पे हमारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं -1 -2 -3 -4। तो ये बोल रहा है कि आपको इसी नंबर लाइन पे जो है √5 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो √5 को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मतलब कुछ एग्जाम्पल से समझाऊंगी कि √5 निकालें कैसे, ठीक है। तो उससे पहले हम एक काम करते हैं, पहले √2 को निकालना सीखते हैं। √2 को, क्योंकि अगर हम एक नंबर को निकालना सीखेंगे तो उसके बाद ही हम डायरेक्टली √5 पे जा सकते हैं, क्योंकि हमें स्टेप्स नहीं पता। जब तक आपको किसी भी चीज़ के स्टेप्स नहीं पता होंगे आप उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो √5 से पहले हम एक काम करते हैं, पहले √2 निकालते हैं, ठीक है। तो √2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए वैसे तो हमें इस पर जितना भी काम करना है वो पेंसिल, स्केल और कंपास के थ्रू करना है, लेकिन पहले आपको मैं एक रफली बताऊंगी कि कैसे करना है। उसके बाद √5 को हम स्केल, पेंसिल और उससे बनाएंगे, ठीक है। रफली बता रही हूँ, अभी मैं आपको √2 को रिप्रेजेंट करना सिखा रही हूँ नंबर लाइन पे, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन खींचनी है आपको। सबसे पहले आपको एक क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, ठीक है। इसके सेंटर में, मतलब इसके बीच में आपको कोई एक पॉइंट ए लेना है। हमने एक पॉइंट ए ले लिया। पॉइंट ए से 1 सेंटीमीटर के गैप पे, मतलब यहाँ का जो डिफरेंस होगा कितना होगा, 1 सेंटीमीटर के गैप पे आपको फिर एक पॉइंट बी लेना है, ठीक है। अब आपको पॉइंट बी से क्या करना है, पॉइंट बी से आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल आप सबको बनाना आता ही होगा, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम, यहाँ से ऐसे करेंगे, ठीक है। यहाँ से इसकी चाप लगेगी, यहाँ से लगेगी, ये जॉइन होगा, उसको ज्वाइन कर दिया हमने। उसके बाद पॉइंट बी से लेकर इस लाइन पे, पॉइंट बी से इस लाइन पे हमें एक 1 सेंटीमीटर का फिर से एक कट करना है। मान लो हमारा 1 सेंटीमीटर का कट यहाँ पर आया, ये भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे सी, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि ए को सी से ज्वाइन कर देंगे। ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। देखो इसको फिर से समझती हूँ, एक बार बताती हूँ मैं आपको। अपनी मर्ज़ी से आप कितनी भी लंबी लाइन ले सकते हैं इस पर। हमने एक लाइन खींची, ठीक है। उसके बाद इसके सेंटर में यानी कि बीच में पॉइंट ए लिया। पॉइंट ए से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक पॉइंट बी लिया। पॉइंट बी पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनाया ऐसे, फिर यहाँ से ये आर्क लगाई, इधर से आर्क लगाई, ठीक है। फिर पॉइंट बी से ये जो हमने यहाँ पे लाइन खींची है 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे एक पॉइंट लिया, मतलब एक आर्क लगाई जिसको पॉइंट दिया सी। फिर उसके बाद में थर्ड स्टेप क्या है हमारा, पॉइंट सी को हमने पॉइंट ए से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो ये है कि आप इसको देखो, हमने जब इसको ज्वाइन किया तो हमारे पास क्या आया, एक राइट ट्रायंगल बन के आया, राइट ट्रायंगल एंगल बनकर आया हमारे पास, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल एंगल में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास बेस दिया हो, परपेंडिकुलर दिया हो, तो हम क्या करते हैं, हाइपोटेनस को निकाल लेते हैं। ये देखिए ना क्या दे रखा है, हमें एक राइट ट्रायंगल एंगल ही तो दे रखा है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ करते हैं। ये क्या होता है हमारा हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस, ठीक है। तो इसको हम अगर आगे सॉल्व करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, सबसे पहले इसका जो हाइपोटेनस है ए सी दे रखा है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है, जब किसी बेस पर एक लाइन आ रही है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है। तो बी सी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, और ए बी क्या है हमारा इसका बेस, ठीक है। ए सी हमें नहीं पता क्या दिया हुआ है, बी सी कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ए सी भी हमारा क्या है 1 सेंटीमीटर का
स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी ये ए सी नहीं है, ए बी है, ठीक है, ए बी का स्क्वायर किया हमने वहाँ पे, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1, ए सी स्क्वायर इजकल्स टू 1 + 1 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये सामने वाली वैल्यू रूट में आ जाएगी, यानी कि ए सी की वैल्यू क्या है हमारी √2, तो ये कितना आ गया √2, ठीक है। तो ये तो निकाल लिया हमने √2। देखो √2 निकालना बहुत ईजी होता है, कुछ नहीं करना होता, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले स्टेप बाय स्टेप इसको कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू कितनी आई हमारी √2। अब क्या करना है, √2 के बाद ए पर कंपास रख के, ठीक है, क्या करेंगे, ए पर कंपास रख के, प्रकार रख के इतना खोलेंगे सी पॉइंट तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सी पॉइंट पे खोलेंगे। फिर सी पॉइंट तक खोलने के बाद जितना आपने उस कंपास को खोला हुआ है वहीं से एक ऐसे करके आर्क लगाएंगे, ये इस तरीके से कुछ आएगी, और जहाँ पे भी वो टच करेगी, ठीक है, वही आपका √2 होगा नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। समझ आया आपको? एक बार और इसको अच्छे से बता देती हूँ। क्या करना है, एक लाइन लेनी है अपनी मर्जी से, ठीक है, उसके बाद उसके सेंटर में एक पॉइंट ए लेना है, पॉइंट ए से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको कोई पॉइंट बी लेना है, जिस पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। जहाँ पर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया है वहाँ से पॉइंट बी से 1 सेंटीमीटर का फिर से एक आर्क खींचना है, जिसको आपने पॉइंट सी का नाम दिया। पॉइंट सी को ए से ज्वाइन कर देना है। जब आप इसको ज्वाइन कर देंगे आपके पास एक राइट ट्रायंगल एंगल बनकर आएगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज बनकर आएगा। तो इसका आपको पता है ये हाइपोटेनस होती है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमने यहाँ पर ए सी की वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू क्या निकाली है √2, और यहाँ पर √2 लिख दिया, ठीक है। अब इसी के साथ देखो ये तो हमने निकाल लिया √2, अगर मान लो मुझे √3 निकालना हुआ तो पर √3 को कैसे निकालूँ, √3 को कैसे रिप्रेजेंट करूँ? कुछ नहीं करना आपको, जैसे आपने यहाँ किया है ना सेम स्टेप यहीं पर आपको बनाना है। इस लाइन को थोड़ा और आगे हम ड्रॉ करते हैं, ये बनाया, ठीक है। पहला स्टेप क्या था हमारा, एक पॉइंट लिया और 1 सेंटीमीटर पे कोई पॉइंट लेना था हमें बी, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो क्या करेंगे, पॉइंट सी से हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। मान लो हमने पॉइंट सी से कोई एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाया, उसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर दिया। फिर एक आर्क लेंगे जिसका नाम क्या देंगे, डी, ठीक है, डी नाम दे दिया। अब इस डी को हम किससे मिलाएंगे, ए से। देखो जो भी बनाओगे उसको ज्वाइन ए से ही करना होगा, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास हाइपोटेनस क्या है, ए डी, बेस क्या है, ए सी, और परपेंडिकुलर क्या है, डी सी, ठीक है। ये हमने कितना लिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये स्टेप भी बिल्कुल आपके सेम वैसे ही हैं जो हमने नीचे किए थे। तो इसके लिए भी हम बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो क्या आएगा, हाइपोटेनस क्या है ए डी स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा डी सी स्क्वायर, प्लस बेस है हमारा ए सी स्क्वायर। ए डी हमें नहीं पता क्या है, डी सी हमारा कितना है इसमें 1 का स्क्वायर, और ए सी हमें दे रखा है √2। ए डी स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 2। ए डी स्क्वायर इक्वल टू 3, और मैंने आपको जैसे कि यहाँ बताया था जैसे ही हम इसका स्क्वायर हटाएंगे ये वैल्यू रूट में आ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा कितना आ गया √3 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा वही सेम स्टेप फिर से ए से लेकर डी तक कंपास को खोलेंगे, जितना भी खोलेगा, फिर वहाँ से ऐसे ये डॉटेड लाइन या जैसे भी आपको ठीक लगे ये लाइन लेकर आएंगे यहाँ पर नंबर लाइन तक, और जहाँ पे भी वो टच करेगी इस लाइन से वो आपका √3 हो जाएगा, ठीक है। ये तो था हमारा √3 के लिए। वैसे ही अगर मुझे √4 के लिए भी करना पड़े ना तो वही सेम स्टेप, ठीक है, वही सेम स्टेप हम इसको मतलब इसी लाइन को जो हमने बनाया था इसी लाइन को और आगे करेंगे, फिर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, देन उसी तरीके से √4 भी बन जाएगा और √5 भी इसी पर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो क्या हुआ, मिक्सअप हो गया। मिक्सअप मीन्स कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको सिर्फ √5 बनाना है, लेकिन आपने बना दिए इतने सारे, √3 भी हो गया,
2 भी हो गया, √5 भी हो गया, √6 मान लो कुछ भी बना दिया आपने, तो उतना सारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपसे जो उसने पूछा है आपको बस वही बनाना है, ठीक है। मैंने ये इसलिए बनाया √2 और √3 ताकि आपको मैं बता सकूँ कि अगर ऐसा कुछ आए तो आप उसको इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, √5 देखेंगे। अब √5 को मैं ना आपको कंपास स्केल और उससे पेंसिल से बनाकर दिखाऊंगी, ठीक है। ये थोड़ा रफली था इसलिए इसको ऐसे ही बना दिया मैंने। ठीक है, अब हम एग्जैक्टली जो क्वेश्चन में पूछा है उस पर आते हैं। उसमें पूछा था कि √5 को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो √5 को मैं आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सिखाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको जैसे कि पहले भी फर्स्ट स्टेप बताया था कि आपको एक लाइन खींचनी है अपनी मर्जी से, आपको जितना भी समझ में आए आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये ली, एक लाइन ड्रॉ करी यहाँ से 10 सेंटीमीटर की, कितना भी आप ले सकते हैं। मैंने 10 सेंटीमीटर इसलिए किया कि ताकि मुझे इसका एग्जैक्टली बीच में सेंटर पॉइंट मिल जाए, ठीक है। और फिर मैंने आपका सेकेंड स्टेप क्या बताया था कि इसके मिडल में एक पॉइंट ले लीजिएगा ए। मैंने एक पॉइंट ए ले लिया, ठीक है। उसके बाद ए से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट बी लेना है आपको, ठीक है। तो आपको फिर से स्केल की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। आपको पॉइंट ए से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको क्या लेना है, पॉइंट बी लेना है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमारा ये आ रहा है, इसको पॉइंट बी कितना कवर कर रहा है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था कि 90 डिग्री का एंगल बनाना है पॉइंट बी से। देखिए चाप, ये जो कंपास है आपको उतना ही खोलना है जितना आपका मन हो, कितना भी खोल सकते हैं, इतना ले लो या छोटा ले ले, आपको जैसा भी कंफर्टेबल लगे, ठीक है। मैंने थोड़ा इतना सा साइज ले लिया। बी को सेंटर मानते हुए एक हाफ सर्कल बनाया, 90 डिग्री का एंगल बना रही हूँ, आई होप आप सबको बनाना आता होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर से मैंने एक आर्क लगाई, सेम वे मैंने यहाँ से भी एक आर्क लगाई। उसके बाद इन दोनों पॉइंट से जहाँ पर आर्क के ऊपर एक और आर्क लगाया, ठीक है, ये इस तरीके से। उसके बाद जहाँ पर ये मीट किया हमने उसको कट कर, मतलब वहाँ से बी पॉइंट को वहाँ से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये क्या बना हमारा, 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, मैंने आपको बताया था कि पॉइंट बी से आपको 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। बट इस क्वेश्चन में क्योंकि आपको √5 बनाना है तो यहाँ पर आपको 1 सेंटीमीटर की आर्क नहीं बल्कि आपको 2 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर हम देखेंगे, स्केल से नापेंगे, ये मेरा इतना 2 सेंटीमीटर आ रहा है। बी को सेंटर मानते हुए मैंने 2 सेंटीमीटर की एक आर्क खींची, ठीक है, कितना, 2 सेंटीमीटर, और उसको पॉइंट दिया सी, ठीक है। अब क्या करना है कि पॉइंट सी को आपको पॉइंट ए से ज्वाइन कर देना है। तो हमारे पास क्या आया, ए बी कितना है, 1 सेंटीमीटर, बी सी कितना है, 2 सेंटीमीटर। लास्ट में हमारे पास क्या आएगी, हाइपोटेनस आ गई। ये हम निकालेंगे किससे, पाइथागोरस से, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसमें हम अब लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय, तो देखेंगे हमारे पास कौन सा ट्रायंगल आया, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप यूज मत करना प्लीज, क्योंकि इसका मार्क्स कट जाता है। तो आप इसको पूरा नाम देना, पाइथागोरस थ्योरम, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है। तो हाइपोटेनस क्या है हमारा, AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, BC स्क्वायर, और बेस क्या है हमारा, AB का स्क्वायर। AC नहीं पता हमें, BC कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 का स्क्वायर, और ये दे रखा है 1 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 4 और 1 5। फिर वही प्रोसेस आपका, जब भी मैंने बोला कि स्क्वायर हटाएंगे तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, √5 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास AC की वैल्यू कितनी आ गई, √5 आ गई, ठीक है।
उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो जो √5 आया, अब आपको क्या करना है, ए से लेकर सी के बीच में जितना भी है उतना ही इस कंपास को खोल लीजिए। ये देखिए मेरा आ गया, ये मैंने इतना खोला इसको, ठीक है। और उसके बाद जहाँ पे पॉइंट आया है वहीं से आप एक ये ऐसे नीचे तक लेकर आइए, नंबर लाइन तक, ठीक है। ये मैं इसको डॉटेड लाइन से लेकर आई हूँ, आप भी ऐसे करना। जहाँ पे ये मीट करेगा, ठीक है, तो हमारा कहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट मीट कर रहा है। इसका मतलब ये जो यहाँ से टच हुआ है ये क्या है हमारा √5। तो इस तरीके से हमने एक नंबर लाइन पर √5 को रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। फिर से ध्यान से समझना क्या बोल रही हूँ मैं। एक लाइन लीजिए अपनी मर्जी से कुछ भी, मैंने 10 सेंटीमीटर की ली है ताकि मुझे एग्जैक्टली पॉइंट ए का उसके मिडल में मिल जाए, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है दोनों की, इधर से पॉइंट ले लिया मैंने ए। उसके बाद 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे एक पॉइंट लिया बी, वहाँ से मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है, उसको ज्वाइन किया। उसके बाद पॉइंट बी से 2 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचा, 2 सेंटीमीटर का, जिसको पॉइंट सी नाम दिया। फिर मैंने ए को सी से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि ये हमारे पास कौन सा ट्रायंगल बन के आया था, ए बी सी। तो ए बी सी को हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करके हमने क्या निकाला, ए सी की वैल्यू √5। तो ए सी कितना आया √5, ठीक है। उसके बाद ए पर कंपास रख के सी तक हमने उसको खोला, खोलने के बाद जो भी मतलब यहाँ पर ऐसे डॉटेड डॉटेड लाइन करके आया, नंबर लाइन पे जहाँ पे कट करेगा वही हमारा √5 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक नंबर लाइन पर √5 को शो कर लिया है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप ऐसा कौन सा नंबर है जो डायरेक्टली आप उसको नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, तो सबसे पहला तो देखिए √2 को आप डायरेक्टली शो कर सकते हैं। कैसे शो कर सकते हैं, देखिए ऊपर वाले में हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लिया, ये भी 1 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा राइट ट्रायंगल बना था, ABC, मैं वो लिख रहा नहीं, तो ट्रायंगल ABC लिया था बाय पाइथागोरस थ्योरम से। हमारी AC की वैल्यू कितनी आई थी, √2, ठीक है। क्या √3 डायरेक्ट बन सकता है, तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि √3 के लिए हमारे पास देखो 1 सेंटीमीटर तो ये है, बेस हमारे पास √2 है, प्लस किया इस तरीके से √3 आया, ठीक है। लेकिन वो डायरेक्टली नहीं बन पाएगा। क्या √4 को आप डायरेक्टली नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। पूछो ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है √4 का स्क्वायर जो होता है वो किसका होता है, 2 होता है। और 2 को आप नंबर लाइन पे देखो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, तो ठीक है ये रहा ना, इसका मतलब √4 को आप इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा प्रोसेस भी नहीं है, बस एक नंबर लाइन बनानी है और डायरेक्टली यहाँ पर लेकर आ जाना है, ठीक है। तो क्या √5 नंबर लाइन पर डायरेक्ट बन सकता है, हाँ बन सकता है। बेस आपको लेना है 1 सेंटीमीटर, यहाँ से आपको 2 सेंटीमीटर, बाय पाइथागोरस थ्योरम से आपका AC जो है मतलब वो √5 निकल कर आ जाएगा। तो ओवरव्यू देखा जाए इसका तो ये है कि नंबर लाइन पर एक तो डायरेक्टली आपका √2 बन सकता है, ठीक है, और √5 बन सकता है। √2 भी बन सकता है, क्योंकि वो √4 भी बन सकता है, क्योंकि आपको उसको सीधा सीधा ही तो करना है, कुछ नहीं करना है, एक नंबर लाइन पे डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर खत्म हुआ।